बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टेडियम रोड से ये मजीद एसारी कराची का मॉडल पेपर जो है वो प्रीलियम पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। 43 MCQs हैं। टाइम थोड़ा कम था तो मैंने पास्ट पेपर की वीडियोस अपलोड करने के बजाय मैंने सोचा कि 4-5 कॉलेजेस की वीडियो अपलोड कर दें, उसमें पास्ट पेपर भी कवर हो रहा है। ज़्यादातर पास्ट पेपर की MCQs हैं, कुछ थोड़ी डिफरेंट थी तो मैंने इसको ज़्यादा बेहतर समझा कि मुख्तलिफ कॉलेजेस के पेपर को अपलोड किया जाए। और क्योंकि पास पेपर मेजॉरिटी स्टूडेंट के पास होता है और उन्होंने वो सॉल्व करी भी होती हैं, कुछ ने याद कर ली होती हैं, कुछ ने लॉजिक से सीख ली होती हैं, तो फिर मैंने कोशिश करी कि ये पेपर्स को ज़रा ज़्यादा अहमियत दी। तो इसमें पहली MCQ है, इफ़ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन 53131 is taken in food, most of it deposited in, ये थायराइड ग्लैंड्स इसका आंसर है। ये मैन और एनिमल्स के अंदर सही है, ऐड हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। गो के मेरे हिसाब से ये टॉपिक कट गया है लेकिन दी हुई है। सेकंड MCQ है, द एरिया अंडर हॉरिजेंटल लाइन ऑफ PV डायग्राम इन आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक में आपको पता है प्रेशर कांस्टेंट होता है और जो PV डायग्राम होती है उसके अंडर जो एरिया आता है वो वर्क डन कहलाता है। MCQ नंबर 3 है, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल एग्री न्यूमेरिकली एट अ रीडिंग ऑफ। आपको पता है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस -40 पर एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसने थोड़ा सा घुमाया है और कहा है कि फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल्स। तो हमें क्या करना है, सही है, ये मैंने सॉल्व कर दी है। आप इसको देखिएगा कि हमारे पास MCQ नंबर 3 का सॉल्व है, ये फ़ारेनहाइट और सही है सेंटीग्रेड के दरमियान ये रिलेशन है 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32, और सेंटीग्रेड और केल्विन के दरमियान रिलेशन है K-273। तो मैंने यहाँ से सेंटीग्रेड की जगह पर ये K-23 रख दिया, तो ये वाली हमारे पास फॉर्म आ गई। अब मैंने इसमें F की जगह पर K रख दो या K की जगह पर F रख दो और सॉल्व कर लो, तो जो निकल आएगा वो आंसर होगा। तो मैंने पुट F = K, इस F की जगह K रख दिया। पूरी इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 5K हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 9K-273 हो गया, और 32 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ गया। फिर मैंने 9 से इस K को मल्टीप्लाई कर दिया और -273 को करा तो ये आ गया 160, वैसे ही है। 5K अपनी जगह पे वैसे ही है। प्लस माइनस माइनस करा, इसमें से माइनस हुआ तो ये वैल्यू आ गई 2297। आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। फिर -5K इधर से मैं इधर ले आया और ये माइनस का 2297 इधर ले आया तो राइट पर आ गया। 9K में से 5K गया, 4K बचा और 4 को इधर जाकर डिवाइड करा तो आंसर 574.25 आएगा। तो मैंने यहां पर इस ऑप्शन 574 को टिक कर दिया। डोनर इम्प्योरिटीज आर, आपको पता है कि फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। कार्बन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अगर उसमें आप 5th A ग्रुप के एलिमेंट की मिक्सिंग करते हैं तो ये कहलाती है डोनर इम्प्योरिटीज, और इसमें 3rd A ग्रुप के एलिमेंट की अगर मिक्सिंग करते हैं तो ये कहलाती है एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। इस बार डोनर इम्प्योरिटीज था तो मुझे 5th A ग्रुप के एलिमेंट देखने थे। तो 5th A ग्रुप के एलिमेंट होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो ये अगर जर्मेनियम और सिलिकॉन को देखें ये तो 4th A ग्रुप के एलिमेंट हैं। इंडियम और गैलियम को देखें तो ये 3rd A ग्रुप के एलिमेंट हैं। अगर क्वेश्चन होता एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज तो आंसर ये होता। क्योंकि डोनर इम्प्योरिटीज का क्वेश्चन है तो आंसर है एंटीमनी एंड बिस्मिथ, और इसमें जो ये एंटीमनी का सिंबल है ये गलत प्रिंट हो गया है, ये SB है, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर कह रहा है लिथियम एंड आर्सेनिक, ये 5th ग्रुप का तो है आर्सेनिक, लेकिन लिथियम तो 1st A ग्रुप का है, तो इसलिए ये आंसर गलत है। तो ये ऑप्शन था।
एमसीक्यू नंबर 5 है, द मैक्सिमम वर्क डन इज पॉसिबल इन दिस प्रोसेस। आपको पता है मिनिमम वर्क होता है आइसोकोरिक में, वर्क 0 होता है, और आइसोथर्मल में मैक्सिमम वर्क होता है। ऐसा ना हो कि मैक्सिमम की जगह मिनिमम आ जाए या 0 वर्क, तो आइसोकोरिक को टिक करना पड़ेगा। अभी मैक्सिमम वर्क पूछा है तो तमाम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क होता है आइसोथर्मल में, क्योंकि इसमें इंटरनल एनर्जी की चेंज क्या होती है 0, और आइसोकोरिक में इंटरनल एनर्जी की चेंज मैक्सिमम। अगर सवाल ऐसे आता है कि इंटरनल एनर्जी की चेंज मैक्सिमम किस में होती है, तो आइसोकोरिक को टिक कर देंगे। यानी ये जो आइसोकोरिक है, इंटरनल एनर्जी की चेंज मैक्सिमम है, वर्क 0, और आइसोथर्मल इसके बिल्कुल अपोजिट है, इसमें वर्क मैक्सिमम है और इंटरनल एनर्जी की चेंज 0 है। तो अगर कहते हैं इंटरनल एनर्जी की चेंज मैक्सिमम किस में, तो आइसोकोरिक को टिक। इंटरनल एनर्जी की चेंज 0 किस में, समझ में आ गई बात, तो आइसोथर्मल को टिक। मैक्सिमम वर्क किस में, आइसोथर्मल। मिनिमम वर्क किस में या वर्क 0 किस में, आइसोकोरिक। एमसीक्यू नंबर 6 है, 2 स्टीम इंजन ए एंड बी हैव देयर सोर्स at 600 degree centigrade and 400 degree centigrade and their sinks at 300 degree centigrade and 100 degree centigrade respectively। दो स्टीम इंजन है जिनके सोर्सेस का टेम्परेचर 600 और 400 है और सिंक्स का टेम्परेचर 300 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्वेश्चन आगे डैश लगा दिया है, मैंने कहा कि ये आंसर है दे आर इक्वली एफिशिएंट। ये इक्वली एफिशिएंट है क्योंकि एफिशिएंसी डिपेंड करती है सोर्स और सिंक के टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। जितना ज्यादा सोर्स और सिंक के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा उतनी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। यहां पर सोर्स की 600 है और सिंक की 300 है, तो डिफरेंस 300 का आ रहा है। यहां पे सोर्स की 400 है और सिंक की 100 है, तो डिफरेंस फिर 300 का आ रहा है। तो दोनों में क्योंकि डिफरेंस इन टेम्परेचर सेम है, तो दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी, सेम होगी। तो दे आर इक्वली एफिशिएंट। सही है। ऑप्शन दिया था ए इज मोर एफिशिएंट देन बी, बिल्कुल नहीं। बी इज मोर एफिशिएंट देन ए, ये भी नहीं। ए मोर एफिशिएंट होता बी से कब, जब ए का टेम्परेचर डिफरेंस बी के टेम्परेचर डिफरेंस से ज्यादा होता, और बी मोर एफिशिएंट उस वक्त होता है जब बी का टेम्परेचर डिफरेंस ए के टेम्परेचर डिफरेंस से ज्यादा होता। आगे चौथा ऑप्शन में कह रहा है इफ देयर सिंक्स आर इंटरचेंज, कह रहा है अगर सिंक्स को इंटरचेंज कर ले देयर एफिशिएंसी विल नॉट चेंज, बिल्कुल गलत। अगर सही है ना, ये इंटरचेंज हो गए सिंक, तो फिर एफिशिएंसी जो है ना चेंज हो जाएगी, जबकि इसने कहा नॉट चेंज, इस वजह से ये गलत है। कैसे, अगर 600 के साथ सिंक 100 वाली हो तो डिफरेंस 500 का है, सही है, और 400 के साथ 300 को इंटरचेंज करते हो तो डिफरेंस 100 का है, तो 500 वाला डिफरेंस है तो वो ज्यादा मोर एफिशिएंट होगा। तो सही ना, स्टीम इंजन ए बी से ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। उम्मीद है कि बात आपको समझ आ गई होगी। आप हमेशा एफिशिएंसी के लिए डिफरेंस इन टेम्परेचर देखिएगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी सही है, एफिशिएंसी ज्यादा होगी। द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर बिकम 0 एट, एक गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पर 0 सिर्फ उस वक्त होगा जब उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, 0 केल्विन हो जाए। अब 0 केल्विन ऑप्शन में नहीं था तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, क्योंकि 0 केल्विन और -273 क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपस में। सही है। ये एमसीक्यू नंबर 7 भी मैंने इधर सॉल्व कर दी है। ये रहा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, वी इक्वल है एनआरटी अपॉन पी। ये वी 0 कब होगा, जब टी 0 हो जाए, और टी केल्विन में 0 हो जाए, सही है। और 0 केल्विन यहां रख दें तो भी 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 हो जाएगा। अब 0 केल्विन आंसर होना चाहिए था, वो नहीं था, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड 0 केल्विन के बराबर है। तो ये एमसीक्यू यहां सॉल्व हो गई। फिर अब हम देखेंगे एमसीक्यू नंबर 8, द टेम्परेचर एट विच सेंटीग्रेड स्केल इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल। ये तो हमें याद है और चैप्टर 11 के एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल हो जाते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, फिर आप चाहें तो इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, वो ये रही। यहां पर आप
यहां पर इस वाली इक्वेशन 1 में C की जगह पर F रखकर F को अलग कर लें तो -40 आंसर आ जाएगा। A common shift depends, a Compton shift depends only on photons। सही है, Compton shift किस पे डिपेंड करती है? आपको पता है कि Compton shift डिपेंड करती है स्कैटर्ड एंगल पर, क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा लैम्डा इक्वल होता है H/m0c 1 माइनस कॉस थीटा। तो राइट पे जो चीजें हैं H/m0c ये सारे कांस्टेंट हैं और कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, तो राइट पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन है। सही है, तो ये आंसर है इसका। ये एमसीक्यूज काफी अहम है, लेकिन उसी सूरत में आएगी अगर कॉम्पटन का टॉपिक पेपर में नहीं लगा तो। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी किस पर डिपेंड नहीं करती? तो हमें पता है कि ये नेचर ऑफ प्लेट्स पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि कैपेसिटर की कैपेसिटी का जो फार्मूला है वो किसके इक्वल है? C इक्वल है एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन नॉट क्या शो करता है? सही है, नेचर ऑफ मीडियम को शो कर रहा है, जिसे आप डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। ठीक है, तो दो प्लेट्स के दरमियान अगर कोई मीडियम होगा तो उससे कैपेसिटेंस पर फर्क पड़ेगा, और एरिया ऑफ प्लेट फार्मूले में शामिल है, इसलिए उससे भी कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ेगा, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट उससे भी फर्क पड़ेगा। आपको पता है अगर एरिया ज्यादा बढ़ा दें प्लेट्स का तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, और अगर दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कम कर दें तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। एरिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिर्फ एक चीज ऐसी थी कि नेचर ऑफ प्लेट्स इस पर डिपेंड नहीं करता, मीडियम बिटवीन प्लेट्स पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स पे भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ दी प्लेट्स पे भी डिपेंड करता है। When a dielectric is placed in an electric field, it becomes, अगर एक डाइलेक्ट्रिक को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो वो दो पोलों में तकसीम हो जाएगा, पोलराइज हो जाता है। तो आंसर है पोलराइज। पास्ट पेपर में भी एमसीक्यूज आई हुई है। The change in potential energy per unit charge between 2 points in an electric field is called potential difference। ये potential difference की पूरी डेफिनेशन है बाकायदा। The number of neutrons in, अब इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? आपको पता है A माइनस Z से। तो इसका A क्या है? मास नंबर है 235, और इसका Z क्या है? एटॉमिक नंबर है, वो 92 है। तो मास नंबर में से जब एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन आ जाते हैं। तो मैंने जबानी इसको माइनस कर दिया, 5 में से 2 गया 3, ये 3 बचा था। मैंने एकदम ऑप्शन देखे, यहाँ पे शुरू में 2 है, यहाँ पे 7 है, मैंने कहा ये दोनों तो कैंसिल, ये 2 बच गए। फिर मैंने समझ में दोनों में शुरू में 3 था, तो फिर मैंने 23 में से 9 को माइनस करा तो 14 आया, तो ये आंसर है। When 3 resistors are joined in parallel, the equivalent resistance is, जब आप रेजिस्टेंस को पैरेलल ज्वाइन करते हैं तो उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस उससे भी कम आती है। मसलन 2 ओहम, 4 ओहम और 6 ओहम की 3 रेजिस्टेंस को मैंने पैरेलल लगा दिया है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेस देन 2 आएगी। सबसे छोटी कौन थी? 2, 4, 6 में 2, तो नेट आंसर 2 से भी कम होगा। तो मैंने यहां पर इसलिए इसको टिक कर दिया, लेस देन द वैल्यू ऑफ द मिनिमम रेजिस्टेंस, जो सबसे छोटी उससे भी छोटी आंसर है। लेकिन अगर आप सीरीज में लगाएंगे 3 रेजिस्टेंस को, तो जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस होगी नेट आंसर उससे भी बड़ा आएगा, जैसा कि मॉडल पेपर की एमसीक्यू नंबर 2 में करा है इन्होंने। अगर 3 रेजिस्टेंस 2, 4, 6 ओम की मैं सीरीज में लगा देता तो तीनों को ऐड कर देता और आंसर आ जाता 12, 2 + 4 + 6, तो नेट आंसर क्या होता? 6 से भी बड़ा होता। इफ द वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट विल बी रिमेन्स द सेम। रेजिस्टिविटी जिसको रॉ कहते हैं, आप समझ में आ गई बात, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। अब आपने एक सही है ना वायर को कट कर दिया है, तो उससे उसकी नेचर थोड़ी तब्दील हो गई। फर्ज क्या कॉपर वायर था, आपने कट करके 2 हाफ इक्वल पार्ट कर दिए, तो रहा तो वो कॉपर ही, तो नेचर ऑफ मटेरियल सेम रही, इसलिए रिमेन्स द सेम।
किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ, आपको पता ही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। और जब भी ये एमसीक्यूज आती है, मैट्रिक में भी आती है, इंटर में भी आती है, इसका पहला ऑप्शन हमेशा पावर होता है, क्योंकि वॉट से या किलोवाट से लोग सही ना ट्रैप हो जाते हैं पावर की तरफ। अगर ये किलोवाट होता या वॉट होता तो पावर का यूनिट है, लेकिन किलोवाट आवर है, ये टाइम लग गया समझ में आई, तो ये एनर्जी का यूनिट है। और आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, 3.6 10⁶ जूल के। आप कह रहे हैं द रेजिस्टर्स ऑफ 3 ओम 5 ओम 7 ओम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर पैरेलल लगी हैं, सही है। और इफ 0.3 वोल्ट बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ 3 रेजिस्टर, 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाया गया, 3 ओम 5 ओम और 7 ओम की, और 3 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.3 वोल्ट है, सही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द अदर रेजिस्टेंस क्या होगा, 0.3 वोल्ट ही होगा, क्योंकि जब आप पैरेलल लगाते हैं, ये एमसीक्यूज भी पेपर में जरूर आएगी, ये वाली याद रखिएगा, जब भी आप रेजिस्टर्स को या कैपेसिटर्स को पैरेलल लगाते हैं तो अक्रॉस ईच रेजिस्टर और कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो जो पहली के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही सबके अक्रॉस होगा, तो 0.3 था तो 0.3, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में ख्वाह वो रेजिस्टेंस का हो ख्वाह वो कैपेसिटेंस का हो, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। रेजिस्टेंस वाले में करंट वेरी करता है, सही है, और कैपेसिटेंस वाले में चार्ज जो स्टोर हो रहा है कैपेसिटर पे वो वेरी करता है। और जब आप इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, वो कैपेसिटर का हो या रेजिस्टेंस का हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है दोनों सूरत हाल में। और रेजिस्टेंस वाले केस में करंट सेम रहता है, और कैपेसिटर वाले केस के अंदर हर कैपेसिटर पर स्टोर होने वाला चार्ज सेम रहता है। एमसीक्यूज नंबर 18, अ कॉपर वायर हैज अ रेजिस्टिविटी रॉ इज स्ट्रेच इन अ सच अ वे दैट इट्स डायमीटर रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल वायर, द न्यू रेजिस्टिव विल बी, फिर सेम, क्योंकि ये नेचर पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ गई बात, क्या कह रहा है कि अगर आप सही है ना कॉपर वायर को क्या करें, खींच दें, स्ट्रेच कर दें, जिसकी वजह से सही है ना उसका डायमीटर कम होकर आधा रह जाए, तो बताइए उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। भाई खींचें आप उसे, कुछ भी करें, कट करें, नेचर ऑफ मटेरियल वही रहा है, इसलिए रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। ये टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी के यूनिट है, ये बी का यूनिट ही नहीं है, सही है, और ये बी का यूनिट ही नहीं है, और ये भी बी का यूनिट नहीं है, तो ये आंसर है। इसको मैंने सॉल्व भी कर दिया है, ये रहा। एमसीक्यू नंबर 19 है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट डेल्टा ए, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, डॉट हटाएंगे तो कॉस्ट लग जाएगा, सही है, वो मैंने हटा दिया है, यूनिट पे फर्क नहीं पड़ रहा था उससे, तो फिर मैंने यहां से बी को अलग करा तो डेल्टा इधर आके डिवाइड हो गया, फाई ओवर डेल्टा है। फाई मैग्नेटिक फ्लक्स इसका यूनिट वेबर है और एरिया का मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला के बराबर होता है, यही गॉस के बराबर होता है, तो गॉस हो गया, टेस्ला हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया, सब मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट है, बी के यूनिट है। When a charged particle enters a uniform magnetic field perpendicularly its path is circular, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होगा तो उसका जो वो पाथ इख्तियार करता है वो सर्कुलर होता है। इन्होंने कहा स्पाइरल जैसे स्प्रिंग की तरीके से होता है, दूसरा पैराबोलिक, तीसरा स्ट्रेट है ना, ये स्ट्रेट लाइन, और एक सर्कुलर, तो सर्कुलर आंसर है। विच इज नॉट ए मैग्नेटिक मटीरियल, इसमें से जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है वो सिल्वर है। असल में ये आयरन, निकेल और कोबाल्ट ये तीनों पीरियोडिक टेबल के 8B ग्रुप के मेंबर है,
26 एटॉमिक नंबर आयरन का है, 27 कोबाल्ट का है, 28 निकेल का है। पीरियोडिक टेबल खोल के देखिएगा। और 8B के जो आयरन, कोबाल्ट और निकेल हैं, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इन्हें मैग्नेट बनाया भी जा सकता है। और ये जो सिल्वर है वो 1B ग्रुप का मेंबर है, इसे मैग्नेट नहीं बना सकते आप, इसलिए ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। मैग्नेटिक मटेरियल से मुराद यही थी कि जिसे मैग्नेट बनाया जा सकता हो। तो ये तीनों फेरोमैग्नेट है, इन्हें मैग्नेट बना भी सकते हैं आप, और इसे मैग्नेट नहीं बना सकते। ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। पास्ट पेपर में बार बार आई है। ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के सही ना प्रिंसिपल पे वर्क करता है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय, आपको पता है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कौन बताता है? लेंस लॉ। ये भी पास्ट पेपर में बार बार आई है, सही है। द कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी कॉज्ड बाय। तो कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है, उसका जो कल्ब है, सही है, उसे लैमिनेटेड बनाया जाता है, किस लिए? टू रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी, ताकि वो एनर्जी का कम लॉस करे। कॉज्ड बाय, ये N इंटू डेल्टा फाई है, ये A फाई नहीं है, N इंटू डेल्टा फाई है, इसलिए लिखने वाले ने बड़ी अक्लमंदी से लिख दिया, ये फ्लक्स लिंकेज है, लीकेज लिख दिया है, ठीक है। और दूसरा क्या है? एडी करंट, सही है, हीटिंग, आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो लेमिनेट क्यों किया जाता है ट्रांसफार्मर की कोर को? समझ में आ गई बात, ताकि एनर्जी का लॉस ना हो, और एनर्जी का लॉस इन तीनों बेसिस पर हो सकता था, हीट की वजह से, एडी करंट की वजह से और फ्लक्स लिंकेज की वजह से। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर द शंट रेजिस्टेंस शुड बी। अगर आप एमीटर की रेंज को बढ़ाना चाहते हैं तो मस्ट है कि आपको शंट को डिक्रीज करना होगा। ये मल्टी रेंज एमीटर का क्वेश्चन है। आपको पता है अगर एमीटर की रेंज को आप बढ़ा रहे हैं तो उसके रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए क्या करते हैं? शंट रेजिस्टेंस को, सही है ना, एमीटर के सर्किट के साथ पैरेलल जोड़ देते हैं। पैरेलल जोड़ने से रेजिस्टेंस जो है वो शंट रेजिस्टेंस से भी कम हो जाती है, नेट रेजिस्टेंस। और जब रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो क्या होता है? करंट बढ़ जाता है, तो रेंज ऑफ एमीटर बढ़ जाती है। द फ्रीक्वेंसीज इन स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड इन लाइमन सीरीज आर इन अल्ट्रावायलेट। आपको पता है लाइमन, बॉमर, पॉस्चन, ब्रैकेट, पी फंड, लाइमन में जो, सही है ना, स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट होती हैं वो अल्ट्रावायलेट की होती हैं, बॉमर में विजिबल की होती हैं, और बाकी तीनों में, पॉस्चन, ब्रैकेट और पी फंड में, इंफ्रारेड रीजन की होती हैं। हो सकता है कि ऊपर क्वेश्चन चेंज हो और लाइमन के बजाय बॉमर आ जाए तो आंसर विजिबल हो जाएगा, और बॉमर के बजाय पॉस्चन आ गया तो इंफ्रारेड रीजन हो जाएगा। अ गैल्वानोमीटर कैन बी यूज्ड द करंट ऑफ कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये ऑप्शन है। हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल। आपको क्या करना है? फिर वही है कि गैल्वानोमीटर कैन बी यूज, उसको इस्तेमाल टू मेजर द करंट बाय कनेक्टिंग। आप गैल्वानोमीटर को समझ में आ गई बात, करंट मेजरिंग डिवाइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मजीद समझ में आ गई बात। यानी एम मीटर बनाना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है? लो रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर के सर्किट के साथ पैरेलल लगाएं। एमसीक्यू नंबर है 28। दिस इज अ हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट है। आपको पता है वोल्ट मीटर बनाने के लिए ना हाई रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के साथ, सही है ना, सीरीज में जोड़ा जाता है, और सीरीज में जब जोड़ेंगे तो नेट रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस से भी बढ़ जाएगी, इसलिए वोल्ट मीटर कहलाता है। एम मीटर लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट है और यह हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर 16 से आई है, ये होती है 1/√ε0 इंटू म्यू नॉट। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का प्रोडक्ट है अंडर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में। ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज एम्पलीफायर, ये तो मॉडल पेपर में क्वेश्चन भी लग गया। इमीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। इमीटर बेस्ड जंक्शन बोला है, आपको पता है, समझ में आ गई बात। ट्रांजिस्टर है, उसमें 3 आपको पता है इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इमीटर, एक बेस और एक कलेक्टर। तो इमीटर बेस्ड जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस वो किसमें होता है? पीएनपी ट्रांजिस्टर में। अगर रिवर्स बायस कर देता तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाता।
द फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन उस वक्त होता है जब इनकमिंग फोटोन की एनर्जी यानी एच न्यू, सही है, वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। तो एच न्यू इनकमिंग फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, वो वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, बराबर पर भी हो जाता है, लेकिन ग्रेटर है तो ग्रेटर लिख देंगे, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो भी सही था। इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन दी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, खाली डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर, इनका वेवलेंथ, करंट, लाइट इंटेंसिटी, मेटल दैट द लाइट स्ट्राइक्स, उस मेटल पे डिपेंड करता है जिस पे लाइट स्ट्राइक कर रही है, उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। इन कॉम्पटन इफेक्ट द स्कैटर्ड फोटोन हैज, आपको पता है कॉम्पटन इफेक्ट में जो स्कैटर्ड फोटोन होता है उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, क्योंकि जब वो स्ट्राइक करते हैं तो अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट, आपको पता है रेस्ट हालत में जो मौजूद है इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है, तो जब एनर्जी अपनी उसको दे देगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो आंसर था स्मॉलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और ग्रेटर वेवलेंथ, तो स्मॉलर फ्रीक्वेंसी एंड ग्रेटर वेवलेंथ इसका आंसर है। एमसीक्यू नंबर है 35, द फिनोमेना ऑफ पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखिएगा 1.02 मेगा, ये पास पेपर में बहुत आ रही है, पेयर प्रोडक्शन के साथ याद रखिएगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एनिहिलेशन ऑफ मैटर आ जाए तो इसी एनर्जी को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, जब आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.51 बन जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The fast moving electron is stopped by heavy metallic target in a evacuated glass tube। ये एक्सरे प्रोडक्शन है, ये एक्सरे की तैयारी है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोका जा रहा है मेटेलिक टारगेट प्लेट से, हैवी मेटेलिक टारगेट से, किसमें, ग्लास ट्यूब के अंदर, तो ये एक्सरे की प्रोडक्शन है। इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट n इक्वल टू 1 0.053 नैनोमीटर है, तो रेडियस ऑफ द थर्ड बोहर ऑर्बिट, तो आपको पता है रेडियस का फार्मूला होता है 0.053 नैनोमीटर इंटू एन स्क्वायर, और n की जगह पे क्या रख देंगे आप 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, आप सिर्फ 9 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें 0.053 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.48 नैनोमीटर। और मैंने शायद ये यहां पर सॉल्व भी कर दिया, ये रहा एमसीक्यू नंबर 27, रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर होता है, एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10 की पावर -10 मीटर के, और एन स्क्वायर वैसे ही है, ये वैल्यू वैसे ही। फिर मैंने इसका सही है ना डेसिमल पॉइंट यहां पर लेफ्ट पे एक जाने मूव कर दिया, 0.053 होगा तो एक पावर बढ़ गई, -10 में +1 करा तो -9, सही है, मीटर इंटू एन स्क्वायर। फिर क्या हो गया, 10 की पावर -9 को नैनो कहते हैं, मीटर वैसे ही रहा, एन स्क्वायर वैसे ही रहा, ये वैल्यू वैसे ही। अब एन की जगह 3 रख दें तो 3 का स्क्वायर 9, 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा आपके पास, 47 पॉइंट समथिंग कर आएगा, उसे राउंड ऑफ करेंगे तो 0.477 करके कुछ इस तरह आएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 0.48। एमसीक्यू नंबर है 38, Balmer series is obtained when all the transition of electron terminate on second orbit। Balmer series कब हासिल होती है, जब आपकी तमाम ट्रांजिशन टर्मिनेट कहां होती हैं, सेकंड ऑर्बिट पर। इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 2 में आ जाए, 7 से 2 में आ जाए, 6 से 2 में आ जाए, 5 से 2 में आ जाए, 4 से 2 में आ जाए, 3 से 2 में आ जाए, तो तमाम स्पेक्ट्रम लाइंस का ताल्लुक किससे होगा, बॉमर सीरीज से। तो टर्मिनेट कहां होती हैं, खत्म कहां होती हैं, सेकंड ऑर्बिट पर। अगर लाइमन सीरीज कर देता ऊपर तो फर्स्ट ऑर्बिट पर, अगर पॉस्चियन कर देता इसी में तो थर्ड ऑर्बिट पर, ब्रैकेट कर देता तो 4 ऑर्बिट पर। द प्रोसेस इन विच हैवियर न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइटर न्यूक्लिया इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। आंसर कह रहे लाइटर न्यूक्लिया आपस में मिलकर अगर एक हैवी न्यूक्लियस बना लेंगे
तो ये तो फ्यूजन की डेफिनेशन है पूरी। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स है, ये पास पेपर में आ चुकी है, वहीं से उठाई गई है। आफ्टर 6400 ईयर्स, 6400 ईयर्स के बाद क्या होगा? द सैंपल ऑफ सर्वाइविंग रेडियम डिकेड। तो कह रहे जो डिके हो गया वो तो खत्म हो गया, समझ में आ गई बात, वो तो स्टेबलाइज हो गया, जो बचा है वो कितना है? मैंने कहा जो इनिशियल अमाउंट थी ना उसका 1/16 बचा है। कैसे? मैंने कहा 6400 को जो उसने गिवन हाफ लाइफ दी है डिवाइड कर लो। जब आप 6400 को 1600 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, इसका मतलब ये इसकी चौथी हाफ लाइफ है, और चौथी हाफ लाइफ है वो मैंने यहां सॉल्व कर दिया। ये याद कर लीजिएगा, बड़ा काम आएगा। फॉर फर्स्ट हाफ लाइफ का मतलब है 1/2, फॉर सेकेंड हाफ लाइफ का मतलब है 1/2 फर्दर डिवाइडेड बाई 2 यानी 1/4। फॉर थर्ड हाफ लाइफ का मतलब है 1/4 डिवाइडेड बाई 2, तो 1/4 को जब डिवाइडेड बाई 2 करोगे 1/8। फॉर फोर्थ हाफ लाइफ का मतलब है 1/8 डिवाइडेड बाई 2, 1/16। तो 4 हाफ लाइफ थी, 1/16 आंसर है। अगर ये इस वक्त क्वेश्चन में कह देता कि थर्ड हाफ लाइफ यानी 4800 देता, तो हाफ लाइफ उसने 1600 दी थी और कहता 4800 ईयर्स के बाद क्या होगा, तो मैं 4800 को 1600 से डिवाइड करता 3 आता, और 3 हाफ लाइफ होती तो फिर आंसर ये आ जाता 1/8। अब है हमारे पास क्वेश्चन, डबली चार्ज हीलियम एटम इज ऑल्सो कॉल्ड। आपको पता है हीलियम पे 2+ चार्ज होता है और उसका मास 4 होता है और ये अल्फा पार्टिकल से मैच करता है, बहुत आती है ये भी। कहता है अ गीगर मुलर काउंटर कंटेन्स, सही है, आर्गॉन एंड अल्कोहल। ये मॉडल पेपर में भी आई है, यहां से उठा लेंगे, सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो और लोगों से शेयर करिएगा, टाइम थोड़ा कम है, समझ में आ गई बात। आराम से सुकून के साथ देखिएगा, पैनिक नहीं फैलने दीजिएगा, तो आपको मजीद, सही है ना, ये वीडियोस मिलती जाएगी। आप सुबह तक का टाइम है, आप देख सकते हैं इसको आराम आराम के साथ, तो हो जाएगा ये। थैंक यू।